अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मैंने कल एक आपकी बच्ची जो एडमिन है ग्रुप की, उसे मैंने कहा था कि बच्चों ने जो लेफ़्ट किया वह ग्रुप, उसको ग्रुप को दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करना है। तो अब हफ्ते में एक दिन अगर ये अपलोड होती है वीडियो, तो सिर्फ कोर्स कवर नहीं होगा आपका। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हफ्ते में 2 या 3 दिन हम क्लास रखें। और अगर उस पर ज़ूम पे शायद मैं आपको ऐड कर लूँ, उस पर आपका जो 6 बच्चे हैं तो उनकी उस पर लाइव क्लास ले लिया करूँगी बीच में, क्योंकि अब स्केड्यूल हो गया। अब आपका मिड टर्म आफ्टर विंटर वेकेशन, फ़ौरन ही सर्दियों की छुट्टियों के बाद उन्होंने कहा हुआ है कि ये मिड टर्म जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, तो उस दौरान में फिर कोर्स हमने कवर करना है। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, पेंडिंग चल रहा। तो भी इसमें से भी 2 टॉपिक रह गए थे। मैंने आपको एक अगला टॉपिक जो एप्लीकेशन है फील्ड ऑफ स्टडीज़ में, कि अपने साइकोलॉजी में कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है, तो वो मैंने आपको लेक्चर पहले दे दिया था। इसमें 2 और सब टॉपिक्स अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। एक तो एथिकल कंसिडरेशंस वाला, और दूसरा जो है वो रिसर्च मेथड्स जो यूज़ होते हैं साइकोलॉजी में, वो हैं। अब आपने बच्चों ने असाइनमेंट्स भी मेरे से लेकर लड़कियों की रखी हुई थी, तो उसमें भी रिसर्च मेथड्स वाला टॉपिक है, और एथिकल कंसिडरेशंस वाला भी उसमें टॉपिक बच्चों ने किया हुआ है। तो एथिकल कंसिडरेशंस का मैं पहले बताती हूँ, फिर रिसर्च मेथड्स का हम तकरीबन आज हाफ़ ही हमसे कवर हो पाएगा। तो हाफ़ टॉपिक जो है वो इन्हीं 2-3 दिनों में मैं देखूँगी दोबारा, या तो वीडियो अपलोड कर दूँगी, या फिर मैं उसमें कोई आपका लाइव ग्रुप बना के तो उसमें फिर मैं आपको ऐड करूँगी। सबसे पहले अब हमने स्टार्ट करना है उसमें, जो फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है, ये एथिकल कंसिडरेशंस है कि रिसर्च करने के दौरान कौन से एथिक्स जो हैं वो हमने फॉलो करने होते हैं। साइकोलॉजिस्ट स्पेशली जब रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एथिक्स होती हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है कंपलसरीली। फर्स्ट होती है उसमें इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसके अंदर, रिसर्च के अंदर, उनकी कंसेंट शामिल होती है पार्टिसिपेट होने में, कि वो जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं या जो भी उनको फ़ील हो रहा होता है, तो वो उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, और उसको उन्होंने उन फीलिंग्स को उन्होंने शेयर करना होता है, ताकि जो भी वो फ़ील कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है। और उनकी अपनी कंसेंस के साथ ये हो रहा होता है, यानी उनकी अपनी मर्ज़ी शामिल होती है, और जब वो चाहें वो क्विट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट के अंदर एज अ सब्जेक्ट जब वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर वो डिस्कम्फर्ट फील करें तो उसको क्विट भी कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रक्ट। सब्जेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी में से किसी भी टाइम वो अपने आप को, उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि वो जहाँ पर भी अपने आप को स्टडी में डिसकम्फर्टेबल फील करें, इनकन्वीनियंट फील करें, तो वो स्टडी को क्विट कर दें। फिर जो भी स्टडीज़ होती है उसमें ये कोशिश की जाती है कि जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिसर्च के अंदर, उनको मिनिमाइज लेवल का हार्म या डिस्कम्फर्ट फील हो, और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें उसमें। फिर अगला है कॉन्फिडेंशियल। तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है कि जो भी उनके रीडिंग्स ली जाएंगी, उनके रिस्पॉन्सेज नोट किए जाएंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, वो डाटा जो है वो कॉमन नहीं किया जाएगा। फिर डीब्रीफिंग का जो प्रोसेस है ये सबसे एंड में होता है। कई दफ़ा ये इन्फॉर्म्ड का, डीब्रीफ का शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि टर्म्स क्या होते हैं। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके ऊपर आ जाती है डिटेल। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है टॉपिक। तो डीब्रीफ जो है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको जब सर्च वर्क कंप्लीट हो जाता है एक्सपेरिमेंट, तो फिर उनको एंड में इन्फॉर्म किया जाता है जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि रिसर्च क्या थी, इसका पर्पस क्या था, और क्यों इसमें सब्जेक्ट्स जो है उनको लेकर किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, और क्या इसके बेसिकली रिजल्ट रहे। तो ये डीब्रीफिंग होती है जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के एंड में सब्जेक्ट्स जो है उनको प्रोवाइड की जाती है। अगला टॉपिक आपका है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। अब ये लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का। उसमें बाकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको कवर करा रही है। उसमें इंट्रोडक्शन हमने किया, साइंटिफिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़ लिए, फिर स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ जो थे उसमें हमने वो किए, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म वगैरह। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडीज़ किए, फिर इथिकल कंसिडरेशन है, फिर रिसर्च मेथड्स का मैं करा रही हूँ कि जो रिसर्च मेथड साइकोलॉजी के अंदर किस किस तरह के रिसर्च मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड लेकर हम रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, इट इज़ एम्ड एट फाइंडिंग आउट, यानी कोई चीज़ को एक्सप्लोर करके बाहर निकालना। तो फाइंडिंग आउट का मतलब होता है वाई इट हैपन्स, कोई भी चीज़ क्यों कर हो रही है, उसके पीछे क्या फिनोमिना है, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। डिटेल में आपने नहीं करना, ये भी शॉर्ट उसके लिए सिर्फ अपने प्रिपेयर करना है कि तो डेफिनेशन क्या है रिसर्च की और गोल्स क्या हैं रिसर्च के। फिर गोल्स ऑफ रिसर्च में आता है साइकोलॉजिस्ट स्ट्राइव करते हैं कुछ अचीव करने के लिए कि कोई फिनोमिना क्यों हो रहा है, टू डिस्क्राइब अ फिनोमिना, टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट इट,
टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल इन देयर रिसर्च, के कंट्रोल कैसे एग्जर्ट करना है रिसर्च के अंदर, फिनोमेना को डिस्क्राइब कैसे करना है, प्रिडिक्शन कैसे करनी है और एक्सप्लेन कैसे करना है किसी भी फिनोमेना को। तो ये बेसिक गोल्स हैं रिसर्च के। अब इसके अंदर जो बेसिकली मेथड्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से रिसर्च मेथड्स ज़्यादातर जो साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं एज अ सोशल साइंस, तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड यूज़ होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, फिर इंटरव्यू मेथड है, फिर केस हिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सर्वे मेथड है। ये 4 मेथड्स मैं आपको आज करवा दूँगी, ऑब्जर्वेशनल वाला, इंटरव्यू का, केस हिस्ट्री मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिर सर्वे मेथड से ऑनवर्ड जो है वो फिर नेक्स्ट 2-3 दिन ठहर के या तो वीडियो अपलोड करूँगी या फिर मैं आप ऑनलाइन क्लास का कुछ सिलसिला शुरू करती हूँ ताकि उसमें कोई क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह जो है वो भी आपसे ली जा सके। तो ये 4 मेथड अभी मैं करवा देती हूँ, 4 फिर इंशाल्लाह बताऊँगी मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। सारे बच्चे क्विट मत करें और इसको ज्वाइन रखें ग्रुप को। सबसे पहला मेथड इसके अंदर है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसके अंदर भी मैं आपको किसका मेन चार्ट जो है वो बता दूंगी। तो मेन चार्ट को फॉलो करते हुए आपने इन्हीं पॉइंट्स को लेकर थोड़ा थोड़ा सा बस आपने इनकी डेफिनेशन देखी, इनके मेरिट और डीमेरिट साथ साथ देने हैं। इसकी डिटेल पे मैंने इसमें वीडियो क्लिप्स में शेयर नहीं की क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है? सिंपली ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ऐसी टेक्निक जिसके अंदर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हम यूज़ करते हैं। और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो है ये एक बेसिक और कॉमन टेक्निक है जो जिसके थ्रू हम प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं टर्म्स और कंडीशंस को। कोई चीज़ किस तरह हो रही है हम उसको देखते हैं, प्रॉपर एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो ऑब्जर्वेशन इज बेसिक एंड कॉमन टेक्निक यूज्ड इन डिफरेंट साइंसेस। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज मेड अंडर प्रिसाइजली डिफाइंड कंडीशंस। प्रिसाइजली डिफाइंड कंडीशंस के अंदर इसको मेड किया जाता है और सिस्टमेटिक होती है और ऑब्जेक्टिव मैनर में हम जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड बेसिकली जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर ये वाली जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के अंदर ये सब मेथड जो यूज़ होते हैं उन्हीं का चार्ट उन्होंने बना के बताया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन के अंदर किस तरह से किस तरह की ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ली जा सकती हैं। एक विद इंटरवेंशन होती है और एक विदाउट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवीन करना होता है, चीज़ों को छेड़छाड़ करना और उनको मैनिपुलेट करना, छेड़ना। विदाउट इंटरवेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छेड़े बगैर स्टडी करना। विद इंटरवेंशन मीन्स चीज़ों को छेड़ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, मैनिपुलेट करते हुए स्टडी करना। विदाउट मीन्स कि एज इट इज़ जो सिचुएशन मौजूद है उसको एज इट इज़ स्टडी करना। विद इंटरवेंशन के अंदर फर्दर 2 सब टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी मेथड। विदाउट इंटरवेंशन में आती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और कोरिलेशनल मेथड। जो फील्ड स्टडी है उसके अंदर फिर फर्दर 2 सब टाइप्स आ जाती हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट। ये छोटा सा एक चार्ट है ऑब्जर्वेशन का, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स क्या हैं, उनको चार्ट के थ्रू बताएं, चार्ट बनाकर बताएं, फ्लो चार्ट की डायग्राम के थ्रू। तो आपने ये अच्छी तरह याद कर लेना है कि ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंदर 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 मेन तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, विद इंटरवेंशन और विदाउट इंटरवेंशन। जो विद इंटरवेंशन है उसमें फिर फर्दर 2 सब टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी। और विदाउट इंटरवेंशन में नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आती है और कोरिलेशनल मेथड है। तो फील्ड स्टडी के अंदर फिर विद इंटरवेंशन में स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडी के अंदर फर्दर 2 तरीका रात यूज़ होते हैं, या तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है या नॉन पार्टिसिपेंट। ये इसी डिटेल में आपको बता देती हूँ। अब इसमें आपने स्टडी करने का ये नोट्स जो बनाने हैं उसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आपने मेथड बताना है उसके साथ साथ मेरिट और डीमेरिट आपने ज़रूर बताने हैं। ये ऑब्जर्वेशन की जो ये मैंने टाइप्स आपको बताई हैं इसके अंदर भी उन्होंने जो बुक है उसके अंदर उन्होंने साथ साथ ही इसकी हर जो सब मेथड है उसकी भी उन्होंने मेरिट डीमेरिट दिए हुए। आपने वो हर के अलग अलग नहीं करने, कॉमन एक जो ऑब्जर्वेशन का मेथड है उसके कॉमन मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो ये आपने बस बताने हैं। फिर इंटरवेंशन जो है इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब एक्सपेरिमेंटर जो है वो किसी सिचुएशन के अंदर ऑब्जर्व करने जाता है सिचुएशन को, तो वहाँ पर जो जिन सब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो कॉन्शियस हो जाते हैं उस एक्सपेरिमेंटर की प्रेजेंस के साथ। जब वो मौजूद होता है तो वो किसी और तरह बिहेव करते हैं, जब वो मौजूद नहीं होता तो तब जो है वो किसी और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो हैं वो अप्लाई हम कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर फिर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो इस बायसनेस को कंट्रोल करने के लिए एक सिचुएशन ऐसे डिज़ाइन करता है जिसके अंदर
जो जिन सब्जेक्ट्स को उसने ऑब्ज़र्व करना होता है उनको पता नहीं चलता कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, इनको स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। विद इंटरवेंशन के अंदर ही शामिल होती हैं, क्योंकि इंटरवीन करता है ना, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन को प्रिपेयर करता है। जैसे अगर उसने छोटे बच्चों के बिहेवियर्स को नोट करना है तो खुद अगर वहाँ मौजूद होता है तो बच्चे और तरह बिहेव करते हैं। अगर वो खुद मौजूद नहीं होता तो बच्चे अपनी नेचुरल वे में बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ के उनकी नेचुरल वे में बिहेवियर जो है उसको नोट करने के लिए अक्सर 2 वे मिरर वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर रिसर्चर जो है वो 2 वे मिरर के ज़रिए उनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जबकि उन बच्चों को पता नहीं होता कि हमारे एक्शंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। अगली सब टाइप इसमें है फील्ड स्टडी मेथड। फील्ड स्टडी के अंदर क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंटर होता है वो फील्ड में जाता है, वो कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके जहन में होते हैं और वो उनके हवाले से एक्सप्लोर कर रहा होता है सिचुएशंस को। फील्ड स्टडी में भी फर्दर 2 तरह की स्टडी आ जाती है, जिसमें पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। जब रिसर्चर्स खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है किसी सिचुएशन के अंदर तो उसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता तो उसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फील्ड स्टडी में जब एक पर्सन जाता है उसके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उनको वो अपने पास से लोगों के बिहेवियर नोट करते हुए वो टिक या क्रॉस कर लेता है उनको। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें पर्सन खुद सिचुएशन में जाता है। जैसे अगर कोई लोग हैं, चंद लोग बैठे किसी होटल में खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उनके साथ जाके वो बैठ जाता है और 1 या 2 लाइन में कोई ना कोई बहस वो शुरू करवा देता है, और वो सिर्फ 1 या 2 लाइनों में बात करता है और लोग जो है वो उसकी बात के ऊपर फिर अपने व्यूज़ देना शुरू हो जाते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें वो रिसर्च को फास्ट सिचुएशन जो है उसको जानने के लिए बीच में इनिशिएटिव देता है और फिर वो लोगों की गुफ्तगू को नोट कर रहा होता है। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होती है जिसमें बिल्कुल भी ऑब्जर्वर लोगों को के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा होता और सेल्फली उसने कुछ अपने पास एक चेक लिस्ट टाइप बनाई होती है और उनके ऊपर लोगों के बिहेवियर्स को वो खुद से नोट कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, टिक और क्रॉस कर रहा होता है। अब ये विद इंटरवेंशन आपकी मुकम्मल हो गई है। फिर विदाउट इंटरवेंशन टेक्निक जो होती है ये वो टेक्निक है जिसके अंदर बिल्कुल जो ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं उनको किसी किस्म का मैनिपुलेट नहीं किया जाता, बल्कि उनको एज इट इज़ जो भी सिचुएशन जैसे होती है उसको एज इट इज़ ही ऑब्जर्व रिसर्चर जो है वो कर रहा होता है। बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जिसमें नेचर में जाके जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या फिनोमिना हो रहा है तो उनको एज इट इज स्टडी करता है। जैसे 14वीं की रात में या जो ये फुल मून की नाइट्स होती हैं तो उसमें समंदर के अंदर जो पानी है उसमें ज्वार भाटा की कैफियत पैदा हो जाती है, यानी उसमें लहरें ऊपर नीचे आती हैं और लहरें ज़्यादा तेज़ और हाई टाइड की हो जाती हैं फुल मून के अंदर। इस फिनोमिना को वो ऑब्जर्व कर सकता है। या अर्थक्वेक के दौरान जो है वो क्या चेंजेस अर्थ के नीचे हो रही हैं उनको वो ऑब्जर्व कर सकता है। या और किसी किस्म की जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको जो वो हो रहे हैं नेचुरली उनको वो किस तरह हो रहे हैं उनकी स्टडी जो है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहलाती है, जिसमें कोई भी इंटरवेंशन रिसर्चर नहीं कर रहा था, सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ वो फील्ड में जाता है और वहाँ पर जो नेचुरली फिनोमिना हो रहे होते हैं किस तरह हो रहे होते हैं उनके पीछे बिहाइंड फैक्टर्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा होता है। कोरिलेशनल मेथड जो है इसमें कोरिलेशन से लफ्ज़ है, कोरिलेशन का आपको बताइए कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेट कर रहा है, ये कोरिलेशनल मेथड होता है। इसमें भी रिसर्चर फील्ड में जाता है और देखता है कि किस वेरिएबल की वजह से कौन सा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है, नेचुरली कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये कोरिलेशनल मेथड के अंदर वो स्टडी करता है। इसमें 2-3 तरह की रिलेशनशिप होती हैं, आपने शायद रिसर्च में पढ़ा ही होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव और ज़ीरो रिलेशनशिप होता है। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा होता है। अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसमें एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में बढ़ता है और एक दूसरा वेरिएबल उसी डायरेक्शन में कम होता है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ज़ीरो वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल किसी वेरिएबल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट एक्सर्ट नहीं कर रहा होता। एग्जाम्पल्स पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल क्या होती है, जैसे अगर पर्सन छोटा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है तो साथ साथ उसका वेट भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा उतना ही नीचे की तरफ जा रहा होता है, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे अगर एज बढ़ने के साथ साथ लर्निंग की पावर कम हो जाती है तो 70 से ऊपर जो पर्सन की एज तो बढ़ रही होती है लेकिन उसका लर्निंग का लेवल डाउन हो रहा होता है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ज़ीरो कोरिलेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल्स का आपस में कोई भी इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र नहीं आता, कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो ज़ीरो कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन का, ये भी ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आता है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन के 2 मेन तरीके होते हैं, एक तो
सिंपल एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी इंट्रोस्पेक्शन होती है। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो होता है वो सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी होती है, उसकी अपनी ज़ात के हवाले से उसने अपने आप को स्टडी करना होता है कि उसकी जो शख्सियत है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके अंदर जो है वो किस तरह के मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी परसेप्शंस क्या हैं। तो केयरफुल स्टडी होती है ये। इंट्रोस्पेक्शन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ हिज हर ओन परसेप्शन एंड फीलिंग्स। पर्सन की अपनी परसेप्शन और फीलिंग क्या है उसको उसने सेल्फ रिकॉर्ड करना होता है। जो पीछे हमने ऑब्जर्वेशन का मेथड पढ़ा था उसमें आपने कॉमन उसके मेरिट और डीमेरिट उसके भी बताने हैं, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन के मेथड के भी कॉमन मेरिट और डीमेरिट आपने बताने हैं। सिंपली उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके उसके अंदर जो चार्ट मैंने आपको बताया उसके अंदर सारी डेफिनेशंस थोड़ी बता के उनके साथ साथ उनके कॉमन मेरिट और डीमेरिट बताने हैं आपने। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है कॉमन, उसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इस तरह वाइड स्टडी जो है स्कोप उसका बढ़ जाता है और वाइडली हम स्टडी कर सकते हैं फिनोमिना को। लेकिन डीमेरिट उसके क्या होते हैं कि उसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है जब रिकॉर्ड कर रहा होता है चीज़ों को तो उसकी अपनी बायसनेस बीच में आ जाती है, अपनी ओपिनियन बीच में आ जाती है और रिसर्च को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन का मेथड जो होता है इसमें ये इंटायरली पर्सन की सेल्फ स्टडी होती है अपनी ज़ात के हवाले से, इंडिविजुअल की केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है अपने हवाले से। तो ये वाली जो इसमें मेरिट्स हैं वो ये हैं कि इसमें हमें एक पर्सन जो है उसकी लाइफ के हवाले से नॉलेज कंप्लीट जो है वो मिल जाता है, उसकी प्राइवेट जो उसकी लाइफ है उस हवाले से उसकी कंप्लीट नॉलेज जो है वो सामने आ जाता है उस पर्सन का अपनी ज़ात के हवाले से। डीमेरिट इसका ये होता है कि इसमें पर्सन जो है वो ये डिफ़िकल्टी होती है पर्सन को अपनी ज़ात के बारे में अवेयरनेस देने में, और ये एक मुश्किल फिनोमिना होता है जिसमें पर्सन सेल्फ स्टडी करने में बाज़ अपना काम भी रहता है। और कई दफ़ा पर्सन जो है वो अपने माइंड का सबकॉन्शियस और कॉन्शियस हिस्सा तो एक्सप्लेन कर देता है लेकिन अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड जो है वो उसको वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता कि उसमें क्या है। अगला मेथड है केस हिस्ट्री का मेथड। केस हिस्ट्री मेथड जो होता है बेसिकली वो क्या है कि ये साइंटिफिक स्टडी एक पर्सन की होती है, एक इंडिविजुअल की साइंटिफिक स्टडी है जो एक रिसर्चर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। वो जो है वो पूरा कंप्लीट बायोडाटा लेता है उस पर्सन का। जब किसी पर्सन को कोई मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है कोई, तो वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी जो रीजंस हैं वो क्या है, उसको जानने के लिए केस हिस्ट्री मेथड जो है वो हम अप्लाई करते हैं। केस हिस्ट्री मेथड के अंदर प्रॉपर एक जो टीम है वो बैठती है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक सोशल वर्कर होता है और एक जो है फिज़िकली जो डॉक्टर होता है वो होता है। तो उसमें पर्सन जो है उसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं, उनको देखते हुए उसके टेस्ट किए जाते हैं और फिर अगर वाकई ही उसका प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली बेस्ड है तो फिर सोशल वर्कर की मदद से, उसके इन्वायरमेंट में से, उसके पेरेंट की मदद से, उसके फ्रेंड्स की मदद से, उसके टीचर्स की मदद से उसकी कंप्लीट केस हिस्ट्री ली जाती है और उसके बारे में उसका जो एनालिसिस है वो किया जाता है कि पर्सन जो है उसको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह प्रॉब्लम शुरू हुआ और क्या उसका प्रॉब्लम का डायग्नोज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये पूरी कंप्लीट पर्सन की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करके उसको सजेशंस दी जाती हैं केस हिस्ट्री मेथड के अंदर। अगला जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है उसके अंदर हम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे होते हैं, जब हम किसी फिनोमिना को जानना चाहते हैं, किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट जब हम देखना चाहते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टेप्स वही हैं जो साइंटिफिक मेथड में यूज़ होते हैं कि एक हाइपोथेसिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर हाइपोथेसिस बनाना, वेरिएबल्स की रिलेशनशिप्स को देखना, फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। उसके बाद दो ग्रुप लिए जाते हैं कंपैरिजन के लिए स्टडी में, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल कंडीशन के अंदर फिर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, फिर टेस्ट यूज़ होता है, फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स यूज़ होता है। ये साइंटिफिक मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक स्टेप्स ही फॉलो होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स हैं ये दो कंपैरेटिव, जब भी कोई रिसर्च वर्क किया जाता है उसमें कंपैरिजन के लिए इन दो ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हैं और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर नहीं अप्लाई किया जाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। वेरिएबल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं बेसिकली, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक एक्सट्रेनियस होता है। ये भी मैंने कहीं आपको पीछे बताया था साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी जो रिसर्च जिसको जब मैनिपुलेट करता है तो उससे कोई ना कोई इम्पैक्ट सामने आता है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो इम्पैक्ट सामने आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जो भी जिस वजह से असर हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो असर हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन दोनों के दरमियान जो इंटरफेयर करने वाले होते हैं वो होते हैं
एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जिनको इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हम कहते हैं वो। तो ये 3 मेन तरह के वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कोई ना कोई जो इफेक्ट हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और इन दोनों के रिलेशन को इंटरफेयर करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं। तो कंडीशंस जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है एक्सपेरिमेंटली, तो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से, तो फिर हम उसको जो है वो कंट्रोल कंडीशन के तहत कर रहे होते हैं। पीछे अभी हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में 2 तरीके पढ़े हैं, फील्ड स्टडी और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है वो फील्ड स्टडी ही की तरह की होती है, जिसमें एक रिसर्चर ओपन फील्ड में जाता है और फिनोमिनास को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है उसमें प्रॉपर मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों को, और अपने हिसाब से सेटिंग करके तो सिचुएशन में हम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह यही चीज़ इसमें भी, एक्सपेरिमेंटल मेथड बेसिकली साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। पहले सबसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें फिर वेरिएबल्स देखते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाते हैं उस एक्सपेरिमेंट का। जो भी हमने स्टडी परफॉर्म करनी होती है उसके अंदर 2 ग्रुप यूज़ करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करते हैं और कंट्रोल पर अप्लाई नहीं करते, और फिर दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। जो चेंजेस आ रही होती हैं सपोज की जाती हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रही होती हैं। इतना ही है आज का ये। अब अच्छी तरह से, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बेटा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ कन्फ्यूजन हुई, जहाँ नहीं समझ आ रही हुई। एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी मेरिट डीमेरिट आपने करने हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये मेरिट डीमेरिट क्या होते हैं कि ये वाला मेथड बहुत साइंटिफिक मेथड है, अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका डीमेरिट क्या होता है कि इतनी एग्जैक्ट वे में इसको साइंटिफिकली कंडक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिस वजह से ये मेथड जो है इस मेथड की लिमिटेशन होती है।